हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी अपनी क्लास टारगेट विथ राजेश सर में। सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के एक बार फिर हाजिर हैं। क्लास को अन्य विद्यार्थियों के पास भी शेयर करें। स्पेशल ग्रुप डी में साइंस के मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये क्लास ग्रुप डी के लिए विशेष हो सकती है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देर किए। देखें, पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है, यानी इनमें से कौन जड़त्व की माप हो सकती है, किसके द्वारा जड़त्व को माप सकते हैं। वेग के द्वारा माप सकते हैं, द्रव्यमान के द्वारा माप सकते हैं, भार के द्वारा माप सकते हैं, त्वरण के द्वारा माप सकते हैं। तो बता दें कि जड़त्व I/m/r स्क्वायर पढ़ा जाता है, तो जिसमें सम्मिलित हो रहा है यम जो क्या है, द्रव्यमान है, r दूरी है, दूरी का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से हम सीधे कह सकते हैं कि जड़त्व की माप कौन सी हो सकती है, द्रव्यमान हो सकता है। जड़त्व मापने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, यानी सही ऑप्शन हमारा द्रव्यमान होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आपके, जड़त्व का गुण है। तो जड़त्व का गुण किसमें होता है, तो ध्यान देंगे, जड़त्व का गुण केवल गतिशील वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता। तो जो जड़त्व है यह प्रत्येक वस्तु में होता है। न्यूटन के द्वारा जड़त्व की परिभाषा बताई गई है, हालांकि न्यूटन के द्वारा नहीं ये बताई गई है, और न्यूटन के गतिविषय के प्रथम नियम में जड़त्व का जिक्र हो जाता है। यानी न्यूटन के गतिविषय का जो प्रथम नियम होता है वो जड़त्व के नियम के तुल्य माना जाता है, जिसमें बताया जाता है कि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो किसी वस्तु में नहीं होता, किसी वस्तु में होता, केवल गतिशील वस्तु में होता, तो इसमें प्रत्येक वस्तु ऑप्शन में मिल जाएगी। दूसरी बात अभी हमने बताया कि I/m/r स्क्वायर होता है, इसमें यम आ रहा है, तो जितनी भी वस्तुएं होंगी सभी वस्तुओं में यम होता है, यानी मास सभी वस्तुओं में होगा, द्रव्यमान सभी वस्तु में होगा। इस प्रकार से जड़त्व का जो गुण होगा वह प्रत्येक वस्तु में होगा। तो राइट आंसर हमारा प्रत्येक वस्तु में होगा, जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का जो गतिविषय का प्रथम नियम होता है वो किसकी संकल्पना देता है, संवेग की देता है, ऊर्जा की देता है, कार्य की देता है, जड़त्व की देता है। तो भी हम बताए पिछले प्रश्न में हम लोग जिक्र किए कि न्यूटन का जो गतिविषय का प्रथम नियम है वह जड़त्व के नियम के तुल्य होता है, और इस नियम में यही बताया जाता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो राइट आंसर हमारा न्यूटन का गतिविषय का जो प्रथम नियम है वह जड़त्व की संकल्पना देता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने से उसका संवेग हो जाता है। तो पहले संवेग को समझते हैं। संवेग p होता है, p बराबर mv होता है, अर्थात संवेग की परिभाषा ये होती है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो सामान्य स्थिति में p बराबर mv होता है। प्रश्न में है कि वेग को आधा कर दिया जाए, तो p mv/2, वेग को आधा कर दिया गया तो पूरा संवेग आधा हो जाता है। तो सिंपल सा कि गतिशील वस्तु का अगर वेग आधा कर देंगे तो संवेग क्या होगा, तो mv/2 हो जाएगा, यानी संवेग भी आधा हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा आधा हो जाएगा। न्यूटन के नियम पे ही नेक्स्ट प्रश्न हो गया। क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है उसे हम जड़त्व के नियम से तुलना करते हैं। न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है उसे हम
बल के सीधे सूत्र से तुलना करते हैं। और जो तृतीय नियम होता है यह क्रिया प्रतिक्रिया होता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है न्यूटन का तृतीय नियम। यदि किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो वस्तु विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है, जिसे न्यूटन के गतिविषय का तृतीय नियम कहते हैं या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी? गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल होता है जिसकी परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक न्यूटन हैं। सामान्य तौर पर भी वैसे हम पढ़ लेते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, जो किसके अकॉर्डिंग? न्यूटन के अकॉर्डिंग है। राइट आंसर न्यूटन। नेक्स्ट, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है। तो सबसे दुर्बल बल वह बल होगा जिसके द्वारा जुड़े पिंडों को आसानी से अलग किया जा सकता है, आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो चुंबकीय बल प्रबल बल होता है, नाभिकीय बल प्रबल बल होता है, स्थिर वैद्युत बल ये भी प्रबल बल है। तो सबसे दुर्बल बल गुरुत्वीय बल ही होगा। पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं पे गुरुत्वीय बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और उन वस्तुओं को आसानी से पृथ्वी से उठा सकते हैं। तो आसानी से उठाने का मतलब कि उसमें जो बल लग रहा होगा दुर्बल है। राइट आंसर गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं। तो सिंपल सा ये भी प्रश्न वैसे ही बता रहे हैं। हम थोड़ा सा प्रश्नों को पढ़कर देखें तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं प्रणोद, उत्प्लावन। तो गुरुत्वाकर्षण बल है तो यह गुरुत्वीय बल होगा। राइट आंसर गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल भी कहते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है। केवल आकाशीय पिंड के लिए, केवल अनावेशित कण के लिए, केवल ग्रहों के लिए। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम संसार में उपस्थित सभी प्रकार के पिंडों के लिए लागू होता है। राइट आंसर सभी प्रकार के पिंडों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, पृष्ठ तनाव की इकाई है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव को पहले हम इनके फार्मूले पे समझते हैं, परिभाषा समझते हैं। तो सीधा तौर पे एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव T होता है जो F/L होता है। तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन होगा और लंबाई का मात्रक मीटर होगा। इस प्रकार इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। राइट आंसर न्यूटन प्रति मीटर। आगे कुछ प्रश्न मानव नेत्र से रिलेटेड हैं, इनको समझते हैं। जैसे तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? पुतली की यह विशेषता होती है कि अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी होती है और जब कम प्रकाश होता है तो फिर बड़ी हो जाती है। तो तेज प्रकाश की जब बात है तो अधिक प्रकाश है, अधिक प्रकाश में पुतली विशेषता के अकॉर्डिंग छोटी होती है। अगर प्रकाश कम है तो यह बड़ी हो जाएगी। तो राइट आंसर छोटी। नेक्स्ट प्रश्न, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। निकट की वस्तुओं को अगर कोई साफ साफ देख रहा है तो वह दोष निकट दृष्टि दोष होगा। सूक्ष्मदर्शी की अगर हम बात करेंगे तो सूक्ष्मदर्शी से बड़ी वस्तुओं को छोटा देखा जाता है और
अगर दूरदर्शी की बात करेंगे तो छोटी वस्तुओं को, दूर स्थित वस्तुओं को बड़ा देखा जाता है। तो यहाँ पे हम सूक्ष्मदर्शी का भी जिक्र कर लेते हैं कि बड़ी वस्तु को छोटा देखना है या छोटी वस्तु को देखना है। दूर की वस्तुओं को यदि देखने की बात होगी तो दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देखती हैं। तो यह आपका दूर दृष्टि दोष होगा। तो दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देखती हैं तो दूर की वस्तुओं को, यानी परिभाषा होती है कि दूर दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो राइट आंसर दूर की वस्तुओं को। नेक्स्ट प्रश्न, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं। तो बिल्कुल सुग्राही न होने का मतलब है कि जहाँ पे प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुँचता, जो प्रकाश है अगर वह नहीं पहुँच पा रहा तो वह मानव नेत्र में कौन सा बिंदु होता है। तो राइट आंसर उसका अंध बिंदु होता है। निकट बिंदु की बात है तो 25 सेमी निकट बिंदु होता है। दूर बिंदु की बात अगर की जाती है तो दूर बिंदु अनंत पर होता है। लेकिन मानव नेत्र में प्रकाश यदि प्रकाश के लिए जो बिंदु बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता वह अंध बिंदु होता है। तो राइट आंसर हमारा अंध बिंदु। नेक्स्ट प्रश्न, मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो ध्यान रखेंगे, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। हमारी आंखों में उत्तल लेंस होता है। तो राइट आंसर उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का दिखना होता है वह बिल्कुल लाल होता है। चाहे सूर्योदय का समय हो चाहे सूर्यास्त का समय हो, सूर्य बिल्कुल लाल दिखाई देता है। तो राइट आंसर लाल। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। जो वास्तविक सूर्यास्त होता है और आभासी सूर्यास्त होता है वह जो अंतराल है, यानी वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त का जो गैपिंग है वह 2 मिनट का होता है। सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक भी हमको सूर्य दिखाई देता है, यानी आभासी और वास्तविक सूर्यास्त का जो अंतराल है वह 2 मिनट है। 1 मिनट नहीं है, 4 मिनट, 3 मिनट नहीं है, 2 मिनट होता है। तो याद रखेंगे बच्चों 2 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। बादलों की स्थिति में जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आते हैं तो वह बादलों की स्थिति में बादलों पर पड़ने के दौरान अपने विभिन्न अवयव रंगों में बंट जाते हैं, अपने रंगों में विभक्त होते हैं। और जब वो अपने रंगों में विभक्त होते हैं तो इंद्रधनुष बनता है। और जो उनके विभक्त होने के अवयव रंग होते हैं उन्हें हम सार तौर पे विबग्योर नाम से पढ़ते हैं। जो सूर्य की प्रकाश की किरणें वायुमंडल से गुजरती हैं और बादलों वाला मौसम है तो वह उन बादलों से गुजर करके 7 रंगों में बंटते हैं, जिन्हें हम VIV GYO और विबग्योर कहते हैं। और इन्हीं इस स्पेक्ट्रम में बंटना जो है यह उनका वर्ण विक्षेपण भी कहलाता है। और अगर कहा जाए कि किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है तो सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं वह है क्या, प्राकृतिक है। जो सूर्य की प्रकाश की किरणें होती हैं वो ऑलरेडी प्राकृतिक हैं। तो प्राकृतिक होने के कारण वो कौन से स्पेक्ट्रम में होंगी, तो प्राकृतिक। तो इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। क्योंकि उसे जो बनना है वह सूर्य के प्रकाश की किरणों से ही बनता है, तो इस वजह से वह प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। तो राइट आंसर प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट प्रश्न, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने वाले आकाश को कैसा देखते हैं। तो ध्यान देंगे, पृथ्वी तल से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है।
अगर हम पृथ्वी तल से देखते हैं तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, लेकिन जब अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं तो अत्यधिक ऊंचाई पे हम बात कर सकते हैं कि अंतरिक्ष, जब अंतरिक्ष में होते हैं तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग हमेशा काला दिखाई देता है। अगर ऊंचाई पे कोई है तो उन्हें आकाश का रंग काला दिखाई देगा। तो राइट आंसर काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। यानी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने के उपरांत वह वस्तु अपना प्रतिबिंब बनाती है तो हमारी आँख के किस भाग पर बनाती है। तो कार्निया से प्रकाश प्रवेश करता है, आइरिस में छोटा छिद्र जो होता है वही पुतली बनाता है, लेकिन जो रेटिना होती है वह नेत्र में एक श्वेत पर्दा होती है, इसी पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है, यानी प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, रेटिना पर बनता है। हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब जितना स्पष्ट होगा वो वस्तु हमें उतने दिनों तक याद रह सकती है। तो वह भाग कौन सा है, रेटिना है। राइट आंसर रेटिना, रेटिना। लास्ट प्रश्न होगा 20 प्रश्नों में। हम लास्ट प्रश्न को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के कई मात्रक होते हैं, लेकिन इन मात्रकों की बात करेंगे तो इसमें हम बता दें, न्यूटन बल का मात्रक होता है, एम्पियर यह विद्युत धारा का मात्रक होता है, मीटर लंबाई का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। इसका अन्य मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, लेकिन यहाँ पे टेस्ला होगा। तो राइट आंसर टेस्ला। इस प्रकार हमारे प्रश्न कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।